सर्वे मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, आज हम समास विचार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि समास कहते किसे हैं। समास कहते किसे हैं। समास में देखेंगे सम उपसर्ग है प्लस अस धातु है और घाय प्रत्यय मिलकर क्या बना है, घाय प्रत्यय मिलकर समास बना है। सम उपसर्ग अस धातु और घाय प्रत्यय मिलकर क्या बना है, समास बना है। देखेंगे कि समास किसे कहते हैं। अनेक पदानाम एक पदीकरणम, अनेक पदानाम एक पदीकरणम। एक पदीकरणम या एक पदी भवनम लिख लेंगे, सही पड़ेगा। एक पदी भवनम समासम। क्या कह रहा है कि अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना, एक पद हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। फिर उसके बाद आता है सम सनम समासम। क्या आता है, सम सनम समासम। देखेंगे सम सनम समासम क्या क्या कह रहा है कि सम सनम समासा क्या कह रहा है कि संक्षेप, संक्षेप को ही समास कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षेप को ही समास कहते हैं। संक्षेप को ही क्या कहेंगे हम, समास कहेंगे। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कि बिस्तर है और आप उसे फोल्ड करके कहीं रखना चाहते हैं और बोरे में रख रहे हैं तो वहां पर आ नहीं रहा है, तो क्या कहते हैं लोग, उसमें समसा दीजिए, उसमें समसा दीजिए, आ जाएगा। लोग तब उसको मोड़ के अच्छे से उसको वही कहते हैं कि उसको संक्षेप में करना ही समास है। किसी वस्तु को संक्षेप में करना ही उसका समास है। समास कहते किसमें होता है, समास दो पदों में होता है। समास किसमें होता है, दो पदों में होता है। तो वही कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक साथ रख देना, एक साथ रख देना और उसके आकार में, उसके आकार में कुछ कमी कर देना। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक सब पदों को मिलाकर एक पद कर देना, एक पद बना देना, लेकिन क्या कह रहे कि उसके आकार में कुछ कमी कर देना ही समास कहलाता है। समास कहलाता है। जैसे देखेंगे सभायापति, जैसे देखेंगे
सभा या पति या सभापति। सभा या पति, सभा का पति, इसका भी अर्थ होगा सभा का पति। इसका भी अर्थ जो है क्या होगा, सभा का पति होगा, और इसका भी अर्थ होगा सभा का पति। लेकिन अंतर क्या है, यहां पे सभा या पति है, दो पद है, दोनों पदों को मिलाकर एक पद किए तो सभापति हो गया, और दोनों के कह रहे हैं कि उसके आकार में, इसके आकार में भी कमी हो गई, तो इसी को क्या हम कहेंगे, समास कहेंगे, इसी को समास कहेंगे। वही कह रहे हैं कि अब आगे देखेंगे, आगे देख लेंगे। कह रहा है कि दो समास हुए पदों को, दो समास हुए पदों को दूसरे पदों, कह रहा कि दो समास हुए पदों को क्या करेंगे हम, दूसरे पदों को पदों में एक साथ मिला देने पर भी समास होता है। कह रहे कि दो समास हुए पदों को दूसरे पदों में एक साथ मिला देने पर भी क्या होता है, समास होता है। जैसे देखेंगे, राज्ञा पुरुषा, राज्ञा पुरुषा बराबर राजपुरुषा हो गया, और क्या हुआ, धनस्य वार्ता, धनस्य वार्ता बराबर क्या हो गया, धन वार्ता। एक तो यह हुआ कि दो समास हुए पदों को, जैसे अगर इसको और इसको मिलाना चाहेंगे हम, जैसे क्या हुआ, राजपुरुषस्य, राजपुरुषस्य क्या है, धनवार्ता। एक तो पद हुआ राजपुरुषस्य और दूसरा पद हुआ धनवार्ता। अब इसको दोनों को जब हम मिला देंगे क्या हो जाएगा, राजपुरुष धनवार्ता। क्या हो गया, राजपुरुष धनवार्ता, कि दोनों को मिला देने पर राजपुरुष धनवार्ता हो गया। तो वही कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि समास हर जगह नहीं होता है। हेडिंग बनाएंगे, समास हर जगह नहीं होता है। समास हर जगह नहीं होता है, हम उसे कहीं पर नित्य समास करते हैं और कहीं पर क्या करेंगे, वैकल्पिक समास करते हैं। कहीं पर वैकल्पिक समास करते हैं। वही कह रहे हैं कि समास हर जगह नहीं होता है, हम उसे कहीं पर जो है क्या करेंगे, नित्य समास करेंगे और कहीं पे वैकल्पिक समास करेंगे, कहीं पर वैकल्पिक समास करेंगे। अब जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशान करता है कि समास के प्रकार, कि समास कितने प्रकार का होता है, तो यह अलग अलग पाया जाता है। पहले देखेंगे कि समास टीजीटी वाली, कौन से विद्यार्थी जो टीजीटी वालों के लिए है, तो देखेंगे कि बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं, किताब में देखेंगे
समास मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। क्या कह रहे हैं कि समास जो है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ये बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं। तो कौन कौन से कह रहे हैं? पहला कह रहे हैं अव्ययी भाव, और दूसरा कह रहे हैं तत्पुरुष, और तीसरा कह रहे हैं द्वंद्व, और चौथा कह रहे हैं बहुब्री। चौथा क्या कह रहे हैं कि बहुब्री कह रहे हैं। फिर देखेंगे, फिर आगे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि शब्दों की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर, अगर पूछ लेगा एग्जाम में शब्दों की प्रधानता, लिखते चलेंगे शब्दों की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर, के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? यहां पर भी समास जो है 4 प्रकार के होते हैं। समास 4 प्रकार के होते हैं। कह रहे हैं कि शब्दों की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर, बाबूराम सक्सेना में देखेंगे समास कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। फिर वो कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं कि तत्पुरुष के अंतर्गत, तत्पुरुष के अंतर्गत जो है कर्मधारय, तत्पुरुष के अंतर्गत 2 समास और आते हैं। कौन से? कर्मधारय और दूसरा द्विगु समास आते हैं। क्या कह रहे हैं कि तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कभी कभी समास कितने प्रकार के होते हैं? कभी कभी समास 6 प्रकार के होते हैं। वही कह रहे हैं कि तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु आते हैं, तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं। इसलिए कभी कभी हम समास को कितने प्रकार के कहते हैं? 6 भेद बताए हैं। पहले देखें कि समास मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। और फिर कह देंगे अगर पूछेगा शब्दों की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है, तब भी आप कितना लगाएंगे? 4 प्रकार का लगाएंगे। फिर अगर पूछेगा कि तत्पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से समास आते हैं, तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु आते हैं। इसलिए कभी कभी जो है हम समास कितने प्रकार के करते हैं? 6 प्रकार कहते हैं। और फिर यही अगर पूछ लेगा कि कर्मधारय और द्विगु किस समास के अंतर्गत आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस समास के अंतर्गत आते हैं? द्विगु समास, क्षम्यताम तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। फिर अभी हम आगे इस दोनों का चर्चा करते हैं। अब आप देख लेंगे पीजीटी वाले बच्चे, जो पीजीटी वाले बच्चे हैं वो देखेंगे। जो पीजीटी वाले हैं वो देखेंगे कि समास जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है? समासा पंचधा, समासा पंचधा। समास कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के होते हैं।
लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 5 प्रकार के होते हैं। टीजीटी में अगर पूछता है कि समास कितने प्रकार के, पीजीटी में पूछा जाता है, पीजीटी में आप क्या करेंगे, समास 5 प्रकार का होता है। तो उसका हम 5 प्रकार कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा जो है बाहुव्रीहि है। तो देखेंगे, और पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा समास है? केवल समास। पांचवा जो है केवल समास है, 5 पे। तो देखेंगे कि अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, सभी जान रहे। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में उभय पद, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं। अब इसी में देखेंगे, पीजीटी वाले में, पीजीटी वाले बच्चे देखेंगे तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा आता है? तत्पुरुष के अंतर्गत जो है कर्मधारय समास आता है। और कर्मधारय समास के अंतर्गत द्वित्व समास आता है। टीजीटी में क्या है, तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्वित्व दोनों आते हैं, लेकिन पीजीटी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि तत्पुरुष के अंतर्गत जो है कर्मधारय आता है, और कर्मधारय के अंतर्गत द्वित्व समास आता है। यही इतना अंतर है। कर्मधारय के अंतर्गत कौन सा समास आता है? द्वित्व समास आता है। फिर आगे देखेंगे, समास क्या है? समास एक वृत्ति है। अगर एग्जाम में पूछेंगे कि समास क्या है, तो आप क्या बताएंगे? समास एक वृत्ति है। समास एक क्या है? वृत्ति है। समास एक वृत्ति है। और वृत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं? देखेंगे, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखेंगे, कृत, तद्धित और कृत तद्धित समास। उसके बाद क्या है? एक शेष और क्या है? सनंत धातुएं। सनंत धातुएं, वही कह रहे हैं कि पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनंत धातुएं। अब देखेंगे, हम पहले में देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? देखेंगे, अव्ययी भाव समास में है कि कह रहे हैं कि अव्ययी भाव शब्द क्या है? यौगिक है। अव्ययी भाव क्या है? वह यौगिक है, जिसका अर्थ होता है, जिसका जो अव्यय ना हो, जो अव्यय ना हो उसका अव्यय हो जाना अव्ययी भाव कहलाता है।
वही कह रहे हैं कि अव्ययी भाव शब्द एक यौगिक है, कह रहे हैं कि जो अव्यय ना हो उसका अव्यय हो जाना क्या कहलाता है? यौगिक अव्ययी भाव कहलाता है। कह रहे कि अव्ययी भाव में समास में दो पद पाए जाते हैं, दो पद पाए जाते हैं। पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद क्या होगा? पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होता है। फिर कह रहे हैं और दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। अब फिर कह रहा है किसी अव्ययी भाव का जो है शब्द रूप नहीं चलते हैं। किसी अव्ययी भाव के शब्द रूप नहीं चलते हैं। किसी अव्ययी भाव के क्या होते हैं? शब्द रूप नहीं चलते हैं। और यह नित्य किसमें होता है? नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। यह नित्य किसमें होता है? नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अब इसके बाद एक सूत्र आता है अव्ययी भावस्य सूत्र। उसके बाद देखेंगे पहला सूत्र जो दिया है, क्या दिया है? अव्ययी भावस्य। अव्ययी भावस्य क्या कह रहा है कि अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। यह कह रहा है अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। कह रहा है कि क्या अव्ययी भाव समास किसमें होता है? नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। फिर कह रहा है कहीं वही रूप कहीं जो वही रूप होते हैं, कहीं अव्ययी भाव हो जाता है तो कहीं नित्य रहता है। अव्ययी भाव हो जाता है तो कहीं नित्य रहता है। तो यही कह रहा है कि पहले तो कह रहा है कि यह नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, फिर कह रहा है कि वही रूप कहीं अव्ययी भाव में और कहीं नित्य हो जाता है। जैसे यथा कामम, यथा कामम बराबर कामम, कामम अनतिक्रम्य इति, कामम अनतिक्रम्य इति यथा कामम। यहां देखेंगे यथा क्या है? अव्यय पद है और कामम क्या है? संज्ञा। तो वही कह रहा है कि पहला पद जो है अव्यय होगा और दूसरा पद जो है कोई ना कोई
संज्ञा होगा कामम अनतिक्रम बराबर यथा, यथा कामम हो गया। अब देखेंगे यथाशक्ति, यथा, यथाशक्ति में देखेंगे शक्ति मन अतिक्रम में, शक्ति मन अतिक्रम बराबर यथाशक्ति। उसी प्रकार से देखेंगे अंतरगिरी, अंतरगिरी, अंतरगिरी का जब हम करेंगे क्या होगा, गिरीश इति, गिरीश इति क्या हो जाएगा, अंतरगिरी हो जाएगा। गिरीश इतु इति बराबर अंतरगिरी। और जो है उपगंगम में देखेंगे गंगायाः समीपे, गंगायाः समीपे बराबर क्या हो जाएगा, उपगंगम। इसी प्रकार से प्रत्यहम, प्रत्यहम में देखेंगे आहा आहा, आहा आहा बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यहम। तो वही कह रहे हैं कि अव्ययी भाव सूत्र कह रहा है कि अव्ययी भाव समास जो है नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, और वही रूप कहीं जो है अव्ययी भाव में हो जाता है और कहीं जो है नित्य में हो जाता है। फिर अगला देखेंगे, दूसरा सूत्र देखेंगे, उसी के नीचे है, अव्ययी भावस के नीचे दूसरा सूत्र देखेंगे, है कौन सा सूत्र है, ह्रीस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। क्या है, ह्रीस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रीस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य क्या कर रहा है, कह रहा है कि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण यदि, यदि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या रहे, दीर्घ रहे, दीर्घ हो तो उसे हम, उसे क्या कर देंगे, ह्रीस्व कर देंगे, ह्रीस्व कर देंगे। पहला तो कह रहा है कि यदि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसे हम ह्रीस्व कर देंगे। फिर कह रहा है यदि अंत में, यदि अंत में ए या आय हो तो हम क्या कर देंगे, ई कर देंगे, तो हम उसे ई कर देंगे। फिर कह रहा है यदि अंत में, अंत में ओ या अ हो तो उसे हम क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे। वही कह रहा है कि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसे हम ह्रीस्व कर देंगे, यदि अंत में ए या ए हो तो ई कर देंगे, और यदि अंत में ओ या आ हो तो ऊ कर देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे उपधन नदी बराबर क्या हो गया, उप नदी। फिर देखेंगे उपधन वधु, उपधन वधु बराबर क्या हो गया, उपवधु, उपवधु हो गया।
उपधन नदी, उपनदी, नद्या समीपे, ऐसे लिखते चलेंगे नहीं तो समझ में कम आएगा। नद्या समीपे, नद्या समीपे उपनदी और बध्वा समीपे उपवधु। बध्वा समीपे उपवधु हो गया। और उपधन गो, बराबर गो समीपे क्या हो गया, उपग हो गया। और उप प्लस नव, नावा समीपे उपन हो गया। नावा समीपे उपन हो गया। तो यही देखेंगे, कह रहा है यदि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो हम क्या कर देंगे, ह्रस्व कर देंगे। और यदि जो है चाहे ए या ए हो तो ई कर देंगे। और कह रहा कि ओ या औ हो तो ऊ कर देंगे। यहां देखेंगे उपधन नदी, यहां पे क्या है, दीर्घ है, तो यहां क्या किए, यहां पर हम ह्रस्व कर दिए। और देखेंगे यहां पे दीर्घ है तो यहां पर हम क्या कर दिए, ह्रस्व कर दिए। फिर कह रहा है कि उपधन गो, ओ है, ओ का हम क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे। फिर उपधन नव, फिर इसका हम क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे, बराबर उपन हो गया। तो मित्र यही देखना है कि यदि शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसे हम ह्रस्व कर देंगे। और जो है ए या ए हो तो ई कर देंगे, ओ या ओ हो तो ऊ कर देंगे। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृता।